हर आदमी जयपुर शहर में आएगा तो ही विल लाइक टू गो फॉर हवा महल। सवाई जय सिंह सेकंड उस समय के राजा थे जयपुर शहर के। 1827 में उन्होंने महसूस किया कि चूंकि आबादी बढ़ती जा रही थी तो उन्होंने सोचा मुझे एक ऐसी कैपिटल बनाने की ज़रूरत है जो कि कंजेशन जो मेरे कैपिटल में हो रहा है, मेरे घराने में हो रहा है, मैं उससे थोड़ा ऊपर हूँ। ठीक, उन्होंने विद्याधर भट्टाचार्य है और 1827 में उन्होंने जयपुर को कंसीव किया। चार दीवारी में जयपुर शहर बसा हुआ है। उस चार दीवारी के अंदर अपने आप में वो सेल्फ सफिशिएंट था। उसमें पब्लिक स्पेसेस भी थे, उसमें दुकानें भी थी, ट्रेड एंड कॉमर्स की दुकानें भी थी, उसमें मंदिर भी थे, उसमें सरकारी ऑफिसेस भी थे, उसमें महाराज का एक महल भी था। आप ये नहीं कि कोई भी मॉडर्न एलिमेंट जयपुर की वॉल सिटी में आज भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। You have to follow the same design language with जालीज, झरोकाज, छतरी और जो भी राजपूताना स्टाइल जो आर्किटेक्चर के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको फॉलो करना इज मस्ट। इतना सुना बचपन से कि जयपुर पिंक सिटी है, जोधपुर ब्लू सिटी है। क्या है सर, पिंक सिटी होने का क्या मतलब है सर? किंग एडवर्ड 7 1846 में जयपुर आए तो उनका वेलकम करने के लिए उन्होंने पूरे इस शहर को पिंक कलर कर दिया और उसके बाद से ये एक परिपाटी बन गई कि ये पूरा शहर पिंक रहेगा। देखिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज द एसेंस ऑफ एनी डेवलपमेंट ऑफ द सिटी। आपको जान के ये आश्चर्य भी होगा कि हमारे शहर में मेट्रो 13 साल पहले 13 साल पहले सबसे पहले whenever a tourist comes or a guest comes to Jaipur, I ensure that he stays in a heritage property. मैं उसको ले जाना चाहूँगा नारायण निवास, मैं उसको ले जाना चाहूँगा बजट अलौकता रामबाग पैलेस, मैं उसको ले जाना चाहूँगा अल्फेसर हवेली, मैं उसको ले जाना चाहूँगा आर्य निवास। आपको जान के आश्चर्य होगा, एक होटल है जयपुर में राज पैलेस। They sell one room for 10 lakh rupees. 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए उसका ARR एवरेज रूम रेंट है एक नाइट का। आज भी जो जयपुर की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री, उसका हेड ऑफिस जयपुर की वॉल सिटी में ही है। सबसे बेस्ट पार्ट ये है, मैं वापस उस पर थ्रस्ट दूंगा कि जो एक वॉल सिटी का जो करेक्टर है वो जयपुर शहर में आज भी चेंज नहीं हुआ। भारत की जनता, एक बार फिर से आपका स्वागत है जेके सुपर पॉडकास्ट के एक कमाल के एपिसोड में। आज का एपिसोड जिस बारे में है वो एक बहुत ही खूबसूरत शहर के बारे में। खूबसूरत शहर कहाँ का? आपने चंडीगढ़ के बारे में पॉडकास्ट सुना है, अहमदाबाद के बारे में पॉडकास्ट सुना और भी तमाम शहरों के बारे में पॉडकास्ट सुनेंगे, लेकिन ये जो शहर है ये राजस्थान का एक ऐतिहासिक शहर है। ये इतना कमाल का शहर है कि यहाँ रहने वाले लोग भी कमाल के हैं क्योंकि ये शहर कमाल का है। और इसी शहर के बारे में जो आज पॉडकास्ट है उसके लिए हमारे साथ एक बहुत ही कमाल के गेस्ट हैं। इन्होंने जयपुर को, ये मेरा दावा है कि जयपुर को जानने वाले अगर 1% टॉप के जो लोग होंगे उनमें सर का नाम ज़रूर शामिल होगा। सर जयपुर को एक अर्बन प्लानर की तरह से, एक आर्किटेक्ट की तरह से तो जानते ही हैं, पर उस शहर के एक लोकल देसी लड़के की तरह से भी जानते हैं, उस शहर के एक नागरिक की तरह से भी जानते हैं। सर जितना अच्छा जयपुर को जानते हैं शायद ही कोई जानता होगा। तो जयपुर की इस यात्रा पे आपको इंटरनेट की इस दुनिया में सबसे कमाल का पॉडकास्ट लेके आने वाले हम लोग हैं, तो आप मुझे थैंक यू बोलिए और मैं सर को थैंक यू बोलता हूँ कि सर यहाँ पर हैं और इस कमाल के पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच राजन। कैसे हैं सर आप? ऑल वेल। सर आज आप मुंबई में आए, जयपुर को कितना मिस कर रहे हैं? देखिए, जयपुर शहर के बारे में बताना और वो भी मुंबई शहर में आके, आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। जी, आपके हर सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगा मैं जी, क्योंकि मैं एक ऐसे हसल बसल शहर में मुंबई में आके जयपुर के बारे में अपन बातचीत करेंगे। जी जी सर, बहुत कम उन गेस्ट्स में से हैं जिन्होंने मुझे ये कहा कि यार मुझसे ज़्यादा सवाल मत पूछना क्योंकि मैं अपने तौर से इस कहानी को सुनाना चाहता हूँ। तो आज सर की नज़रों से इस कहानी को सुनेंगे कि कितना कमाल का शहर है। सर, जयपुर की इस यात्रा पे चलते हैं। आपने जयपुर को जहाँ से देखा है उससे भी पहले जयपुर ऐतिहासिकली क्या था उस बारे में बात करते हैं। देखिए, जयपुर की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। जी, सवाई जय सिंह सेकंड जो उस समय के राजा थे जयपुर शहर के, 1827 में उनके दिमाग में उन्होंने एक आइडिया को कंसीव किया। जी, क्योंकि जो उनकी कैपिटल हुआ करती थी आमेर, जी, वो हिल्स पे थी। उन्होंने महसूस किया कि चूंकि आबादी बढ़ती जा रही थी तो उन्होंने सोचा मुझे एक ऐसी कैपिटल बनाने की ज़रूरत है जो कि
कंजेशन जो मेरे कैपिटल में हो रहा है, मेरे घराने में हो रहा है, मैं उससे थोड़ा ऊपर उठूँ। ठीक है। उन्होंने 1827 में एक आर्किटेक्ट, उस समय के क्वालिफाइड आर्किटेक्ट नहीं थे, but बहुत बड़े अर्बन प्लानर थे उस समय के, विद्याधर भट्टाचार्य, उनको हायर किया। हाँ। और 1827 में उन्होंने जयपुर को कंसीव किया, पूरे जयपुर को। रीज़न क्या थे? जयपुर को कंसीव करने के 2 रीज़न थे। सबसे पहले एक तो राजा ने महसूस किया, सवाई जयसिंह ने, कि बहुत कंजेशन हो रहा है। जी। दूसरा, उस समय के जितने राजघराने थे, स्पेशली हमारे पार्ट के, वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट बनाना चाहते थे। जी। क्योंकि मुगल सिटीज़ उस समय बहुत फास्ट तरीके से ग्रो कर रही थी। तो उनके मन में विचार आया कि मैं एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट एक कैपिटल के माध्यम से ऐसा बनाऊं जो कि एक नायाब आर्किटेक्चर और अर्बन प्लानिंग का एक संदेश दे सके। जी। वो चूँकि आमेर शहर एक हिल्स पे था, उन्होंने अपने आप को एक्सपेंड किया सदर्न रीजन की तरफ, जो कि एक प्लेन स्टेटा था। सर एक सवाल पूछूंगा, आमेर शहर मतलब आमेर फोर्ट जो आज है? आमेर फोर्ट, आमेर फोर्ट अपने आप में पहले एक शहर था, वो पूरा एक शहर था, वो कैपिटल थी बेसिकली। अच्छा। आमेर वाज द कैपिटल ऑफ जयपुर राजघराना। ठीक है। तो उन्होंने जब इसको कंसीव किया तो उनके 2 रीजंस थे। सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा, कंजेशन था। दूसरा, एक मुगल स्टेटमेंट बनाना चाहते थे। इसके साथ ही क्योंकि उस समय मुगल इन्वेजन बहुत हो रहे थे सारे राजघरानों पे, तो उन्होंने एक ऐसे शहर को इस जगह पे चुना कि उस शहर पे मुगल इन्वेजन के डर से वो एक बॉटलनेक बनती थी। अगर मुगल इन्वेजन करने की कोशिश करते तो एक बहुत छोटी सी बॉटलनेक थी जो आज भी मौजूद है। अच्छा। आमेर की तरफ से अगर मैं जयपुर शहर की तरफ आऊंगा, क्योंकि बाकी सब तरफ हिल्स थे, क्योंकि अब हिल्स कट गए हैं, और एक छोटा सा 15 फीट का दरवाजा था। दैट वाज द ओनली बॉटलनेक एक्सेस टू द प्रेजेंट सिटी ऑफ जयपुर। और चूंकि वो उसको अच्छे से एक मिलिट्री रीजंस के कारण भी उसको एक अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकते थे, और ये बेसिक रीजन था उनका कि किस तरह से मैं एक प्लेन स्टेटा पे, जहाँ पे मैं हर लोगों को अकोमोडेट कर सकूं, एक ट्रेड हब बना सकूं, एक कॉमर्स का हब बना सकूं। मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं, लेकिन ये वर्ड्स आज के परिप्रेक्ष्य में है, लेकिन ये उस समय भी ये वर्ड्स उनके दिमाग में आ गए थे, और इसी तरह से जयपुर की संरचना हुई। तो मतलब उन्होंने एक कंजेशन से मुक्ति पाने के लिए, एक अपना मुगल्स को एक वो देने के लिए, हम भी पैरेलल खड़े हैं दुनिया में जिस तरह के देश सिटीज़ बन रही हैं, और तीसरा युद्ध के उससे करने के लिए। फिर क्या होता है सर इस कहानी के अंदर? फिर जब विद्याधर भट्टाचार्य ने उनको पूरी अपनी प्लानिंग बताई, और इस शहर की प्लानिंग मैं कहता हूँ ये अपने आप में एक सबसे बड़ा लिविंग हेरिटेज है। जो लिविंग हेरिटेज से मेरा मतलब है एक हेरिटेज सिटी जो आज भी अस्तित्व में है, जिसका आज भी जो उस समय कंसीव किया गया आज भी जिंदा है। और इसकी प्लानिंग, क्योंकि राजा बहुत ही पायस थे, एक हिंदू राजा थे वो, तो उनका जो जब जयपुर की सिटी प्लानिंग हुई तो सबसे बड़ा एक फोकल पॉइंट था गोविंद देव जी का मंदिर। वहाँ से चालू हुआ, गोविंद देव जी के मंदिर से। और चूंकि वो एक हिंदू राजा थे, हिंदू शासक थे, तो उन्होंने सोचा कि यस, मुझे वास्तु को भी पूरा ऑनर करना होगा। तो वास्तु पुरुष मंडल के आधार पे, जिस तरह से एक वास्तु पुरुष मंडल होता है, जो प्रास्तरा भी हम काफ़ी मंदिरों के जब आर्किटेक्चर होते हैं तो उनको सुनते होंगे, तो उसमें उन्होंने 9 ब्लॉक्स के एक वास्तु पुरुष मंडल बनाया। एक ब्लॉक, चूंकि ऑलरेडी जो नारगढ़ हिल्स आ रहे थे वो हिल्स बीच में आ गए, तो 8 ब्लॉक्स में जयपुर की प्लानिंग हुई। उन ब्लॉक में उनकी प्लानिंग करते हुए उन्होंने एपिसेंटर रखा सबसे पहले गोविंद देव जी का मंदिर। ठीक है। उस मंदिर वाज द एक्सेस। उस मंदिर के इर्द गिर्द उन्होंने पॉलिटिकल सेंटर्स बनाए। अच्छा। पॉलिटिकल सेंटर्स मतलब उस जमाने के पॉलिटिकल सेंटर्स, जैसे कि राजमहल, सारे जो सरकारी ऑफिसेज हुआ करते थे, वित्तीय विभाग के ऑफिसेज, फाइनेंस के ऑफिसेज, कॉमर्स के ऑफिसेज, वो सारे ऑफिसेज उनके महल के इर्द गिर्द, डिफेंस। तो वो बेसिकली एक पॉलिटिकल सेंटर हुआ। और उसके बाद जो 8 ब्लॉक्स थे उस पे उन्होंने बहुत अच्छा मिक्स यूज डेवलपमेंट का एक प्लान प्रस्तुत किया, जो कि आज भी एक लिगेसी कैरी करता है, और आज भी वो अपने आप में भली भांति ये शो करता है कि किस तरह से हम आज मिक्स यूज की बात करते हैं, नीचे दुकान और ऊपर मकान। वाह। तो और उन्होंने जिस तरह से जब सिटी प्लानिंग की, इसको 8 भागों में बांटा, अलग अलग मंडल्स में बांटा, तो जो सबसे चौड़ी रोड थी वो चौड़ी रोड थी 115 फीट की। अच्छा। दैट वाज द मेन आर्टियल रोड।
जो टर्शरी रोड थी, सेकेंडरी रोड थी, वो थी इसकी आधी। अच्छा। और जो ब्रांच रोड थी वो थी उसकी आधी। वाह। और जितने ये एक जयपुर की प्लानिंग पूरे ग्रिड आयरन पैटर्न में हुई है, एवरीथिंग इज स्ट्रेट, अनलाइक दिल्ली, कि आप सेंस ऑफ डायरेक्शन आपका इतना अच्छे से काम करता है, क्योंकि पूरा जो शहर है वो नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट एक्सेस पे बसा हुआ है। और जब दो मुख्य सड़कें मिलती थी तो वो जैसे चौपड़ का गेम होता है, चौपड़ होती थी, वो चौपड़ होती थी, एंड दैट वाज बेसिकली कम्युनिटी स्पेस। लोग बाग आके अपने शाम को एक कम्युनिटी स्पेस का काम करती थी, पब्लिक स्पेसेस हुआ करते थे। जिस तरह से चंडीगढ़ में सेक्टर्स बने हुए हैं जो पब्लिक स्पेसेस हुआ करते थे, वो हमारे राजा ने 1827 में ही उसको कंसीव कर लिया था विद्याधर भट्टाचार्य के हेल्प से, और वो आज भी भली भांति जयपुर में आपको देखने को मिलता है। सर, ये जो नीचे दुकान ऊपर मकान वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो कि आज भी बहुत बहुत खूबसूरती से प्रिजर्व किया गया है, सर इसके बारे में एक बार बात करेंगे, क्या है सर ये पूरा कॉन्सेप्ट? देखिए, जब भी कोई सेटलमेंट का डेवलपमेंट होता है तो जब तक उसमें ट्रेड, कॉमर्स मतलब व्यापार नहीं हो तो कोई भी सेटलमेंट भली भांति मतलब परिपक्व नहीं हो सकता। तो इसको बनाने के लिए उनके मन में बहुत क्लियर दिमाग था कि इस पूरे सेटलमेंट में, जो कि एक पूरा एक दायरा है पूरे वॉल्ड सिटी का, इसको हम वॉल्ड सिटी कहते हैं, एक परकोटा है ये, 4 दीवारी में जयपुर शहर बसा हुआ है। उस 4 दीवारी के अंदर अपने आप में वो सेल्फ सफिशिएंट था। उसमें पब्लिक स्पेसेस भी थे, उसमें दुकानें भी थी, ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए दुकानें भी थी, उसमें मंदिर भी थे, उसमें सरकारी ऑफिसेस भी थे, उसमें महाराज का एक महल भी था, और उसमें जितनी तरह की एक अर्बन प्लानिंग के पर्सपेक्टिव से जो जो चीज़ें होती वो अपने आप में एक सेल्फ सफिशिएंट सिटी थी। तो मैं समझता हूँ कि ये हम अर्बन प्लानर्स को, जो कि आज हम अर्बन प्लानिंग के कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल स्टडी करते हैं, आई थिंक इन 1827 इट वाज बीइंग वेल रिवेल्ड बाय देन अर्बन प्लानर विद्याधर भट्टाचार्य। कमाल सर, बहुत ही खूबसूरत बात है सर। विद्याधर भट्टाचार्य, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि इतना काम उस ज़माने में भी हुआ, बहुत बहुत कमाल की इसका शहर बनाया गया, एक या दो ऐसी क्वालिटीज़ मैं आपसे पूछूं जो उस समय शहर में बनाई गई, जो आज भी रेप्लिकेट होती है या आज भी कमाल की है या आपको आज भी अमेज कर देती है कि यार ये बहुत खूबसूरत था, वो क्या होगा सर? देखिए, मेरे ख्याल से एक इस सिटी प्लानिंग की एक भी एस्पेक्ट ऐसा नहीं है जो आज भी रेजिलिएंट नहीं है। अच्छा। जो उस जमाने में उस डेंसिटी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था, वो आज भी भली भांति मतलब ऑपरेट कर रहा है। जी। मैं चालू करता हूँ सबसे पहले रोड नेटवर्क से। जैसा कि मैंने बताया, उस जमाने में जब इतनी कोई व्हीकल्स नहीं हुआ करते थे, इतनी डेंसिटी नहीं हुआ करती थी, 115 फीट चौड़ी रोड, सोचिए कैसे गई होगी। मतलब उन्होंने देखिए क्या सोचा होगा। रोड के बाद में एक सेमी ओपन बरामदा, पेडेस्ट्रियन मूवमेंट, जो कि जैसे हम बात करते हैं कि मतलब जब आप वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में जाओगे, कहते हैं ड्राइविंग इज माय प्रिविलेज एंड पेडेस्ट्रियन इज माय राइट। तो उस पेडेस्ट्रियन मूवमेंट को ऑनर करने के लिए उस जमाने में सोचा गया था, जिसको हम बरामदे कहते हैं। जी। वो बरामदे दुकान के आगे 10-10 फीट के बरामदे थे, जो कि पेडेस्ट्रियन मूवमेंट के लिए अलोकेट किए गए थे। उसके बाद में वो 115 फीट की रोड थी। दुकानें सारी यूं की यूं नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर ऑनवर्ड्स, फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर ऑनवर्ड्स वाज द रेजिडेंशियल डेवलपमेंट। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो कॉमर्स और ट्रेड के साथ में उन्होंने जगह जगह पे स्पेसेस, कुछ पब्लिक लाइब्रेरीज बनाई, अच्छा, मंदिर बनाए, ताकि लोगों का मूवमेंट पूरा एक चौकड़ी से दूसरी चौकड़ी में बड़ी इजीली हो सके। और आई थिंक उसको अगर मैं देखूं, मैं चंडीगढ़ की बात करूं तो चंडीगढ़ ने एक्चुअली जयपुर को फॉलो किया है। कमाल सर। तो सर, और उसके बाद जो ड्रेनेज सिस्टम था, उस जमाने में जो ड्रेनेज सिस्टम था, हमने सुना है, ऐसा कहते हैं जब मेट्रो आई हमारे वॉल्ड सिटी के अंदर, तो उनको पता लगा कि ड्रेनेज सिस्टम इतने स्ट्रांग थे कि अगर 7 हाथियों को खड़ा कर दें तो लोएस्ट ड्रेनेज सिस्टम था। तो इतना रॉबस्ट ड्रेनेज सिस्टम था जयपुर शहर का। और आपको मैं बताऊं, जयपुर शहर में इतने होने के बाद भी आज तक कभी बाढ़ नहीं आई। कितनी भी बारिश होती है, कितनी भी बारिश में जयपुर वॉल्ड सिटी में बाढ़ नहीं आई। जयपुर में देयर वाज फ्लड इन
1981, but the entire city was flooded on the fringe area side. अच्छा। Walled city was not waterlogged. हाँ। ड्रेनेज सिस्टम की बात, और जिस तरह से हम एक सैनिटेशन के लिए जो एक एड्रेसल होता है एक किसी भी अर्बन प्लानिंग में, हर 2 बिल्डिंग के बीच में एक गंदी नाली हुआ करती थी, गंदी गली कहते थे उसको बेसिकली। उस गली की विड्थ होती थी 4 या 5 फीट, और जितने टॉयलेट्स की ओपनिंग हुआ करती थी वो उस गली में हुआ करती थी। तो जो भी आपके घर का जो भी वेस्ट होता था वो उस गली में जाता था। और उस जमाने की बात कर रहा हूं मैं, उन गली से 1 वीक के बाद, 15 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद, डिपेंडिंग कि कितना उसमें वेस्ट अक्यूमुलेट हुआ है, वो वेस्ट वहां से उसको कैरी करते थे और उसको आउटर एरिया में जाके उसको अपने तरीके से बायोडिग्रेडेबल तरीके से डिस्पोज करते थे। कमाल सर। तो उस समय जब उन्होंने मतलब इस तरह से सोचा है, और नॉट ओनली दैट, दिस इज अर्बन प्लानिंग, बट जिस तरह से एक एक बिल्डिंग को जो लोकल मटेरियल्स के साथ में, हवेलियों के, आज भी जयपुर शहर की जो हवेलियां हैं, बिकॉज ऑफ द लोकली अवेलेबल मटेरियल्स एंड रेस्पेक्ट टू द लोकल क्लाइमेटिक कंडीशन। जयपुर की क्लाइमेटिक कंडीशन हमेशा बहुत एक्सट्रीम्स रहती है, बहुत हॉट एंड ड्राई है, गर्मी में गर्म, सर्दी में ठंड जी। उनको ध्यान में रखते हुए उन्होंने टोटल स्लेग लाइम से कंस्ट्रक्शन किया, क्योंकि उस समय सीमेंट हुआ भी नहीं करता था, लेकिन सारी दीवारें मोटी थी, कैविटी वॉल्स थी। आपको जयपुर की वॉल सिटी की कोई भी ओपनिंग बहुत चौड़ी ग्लास ओपनिंग नहीं मिलेगी। रीजन होता था कि हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट में अगर आप बहुत बड़ी और चौड़ी विंडोज दे दो तो आपका क्या एयर प्रेशर बहुत डिफरेंस कम होता है एयर का बिटवीन द एक्सटीरियर एंड द इंटीरियर, और आप यही अगर छोटी एक स्लिट विंडो दोगे तो एयर प्रेशर ड्रास्टिकली चेंज होता है और वो एयर की क्वालिटी को चेंज कर देता है। बाहर का एम्बिएंट अगर 45 डिग्री होता है, अगर आप उन छोटी विंडो से वो हवा अगर उस विंडो से प्रवाह कर गई तो आपका 60 डिग्री होता ही टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। वाह। प्लस उन्होंने कोर्टयार्ड प्लानिंग को बहुत महत्व दिया, जो कि आज हम आर्किटेक्ट्स भी बात करते हैं कोर्टयार्ड प्लानिंग के ऊपर। हर बिल्डिंग के बीच में, हर हवेली के बीच में एक कोर्टयार्ड हुआ करता था। तो वो हर दृष्टि से उस समय में वास्तु के हिसाब से कहते थे ब्रह्म स्थान खुला भी होना चाहिए। प्लस कोर्टयार्ड का हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट में ये महत्व होता था कि वो गर्म हवा को, जितनी गर्म हवा थी वो उसको सक करता था, एक स्टैक इफेक्ट क्रिएट करता था और गर्म हवा को ऊपर खींच लेता था। तो एक लेवल पे जहाँ पे एक हैबिटेबल स्पेस होता है वो हमेशा वहाँ पे ठंडी हवा रहती थी, जहाँ लोग आके शाम को बैठते होंगे, बातचीत होती होगी, अपने अपने जितने भी क्लब की एक्टिविटी होती होंगी सब वहीं वो सब कोर्टयार्ड में होती थी सारी। कमाल सर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब उन्होंने पूरा डेवलपमेंट किया, आप सरप्राइज करेंगे, आज हम जब कोई भी एक टाउनशिप की प्लानिंग करते हैं तो एक हमारे पास एक थंब रूल्स होते हैं कि उसमें करीब 60% एरिया शुड बी ओपन स्पेस। उस जमाने में 55% of the area was open and 45% was dedicated to the buildings. बिना किसी कोई रूल नहीं था, कुछ नहीं था, एब्सोल्युटली खुद के अपने विजडम से। तो मैं कई बार कहता हूँ कि आई थिंक जो वर्नाकुलर विजडम है हमारा, जो रीजनल विजडम है, वो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है किसी भी सिटी प्लानिंग में, और स्पेशली जयपुर जैसी सिटी प्लानिंग में जो उन्होंने लोकल क्लाइमेटिक कंडीशंस को ध्यान में रखा, उन्होंने वहाँ के लोकल मटेरियल्स को ध्यान में रखा, उन्होंने वहाँ के लोकल पॉलिटिकल कंडीशंस को ध्यान में रखा, लोकल जोग्राफिकल कंडीशंस को ध्यान में रखा, और इसीलिए जयपुर आज भी एक खूबसूरत, वर्ल्ड के खूबसूरत शहरों में से एक शहर है। सर 1827 में आपने बताया किस तरह परिकल्पना हुई, किस तरह का शहर बना, बहुत ही खूबसूरत आपने समझाया। एक्चुअली आप हम लोग को ले गए, इमेजिन करवा दिया आपने कि किस तरह शहर बना होगा। इसके बाद ये शहर किस तरह बदलना शुरू हुआ, जब 1900 का दशक आया होगा, पूरा 1900 वाली सेंचुरी आई, उसमें क्या हुआ, उस तरफ चलते हैं सर थोड़ा। कहाँ से ये शहर बदल? देखिए, नॉट दैट आई एम बोर्न एंड बॉट अप इन जयपुर, बट मैं आज भी कहता हूँ, क्योंकि मैं खुद वॉल्ड सिटी का एक बाशिंदा हूँ जी। वॉल्ड सिटी की जो डेवलपमेंट कंट्रोल्स थे, हमारे वॉल्ड सिटी के आज भी बिल्डिंग बायलॉज डिफरेंट हैं जी। जयपुर में 100 मीटर की बिल्डिंग भी है, 40 माले की बिल्डिंग भी है, लेकिन वॉल्ड सिटी में जो आज रूल्स, जितने डेवलपमेंट कंट्रोल्स हैं, आई थिंक हैट्स ऑफ टू ऑल द गवर्नमेंट्स
कि उन्होंने उसको मेंटेन रखा, और उससे ज़्यादा सलाम है मेरा वहाँ के बाशिंदों को, जो कि उन्होंने आज भी जयपुर शहर के किसी भी दुकान पे आपको साइनेज, एलईडी साइनेज, ग्लो साइन बोर्ड नहीं मिलेगा। सबका साइनेज सिस्टम कॉमन है। और चूंकि एक ये पिंक सिटी है, पूरा फसाड जो है वो बेसिकली पिंक कलर में आज भी पेंटेड है। यू आर नॉट अलाउड टू चेंज द कलर ऑफ द पेंट। आज भी पूरा शहर पिंक सिटी पिंक कलर ही है। वो पिंक बेसिकली थोड़ा सा रस्टी अर्दी पिंक है वो बेसिकली। बिल्कुल। और उसकी इतनी सेंटिटी है, और वॉल सिटी में कोई भी डिजाइन। मैं इस सवाल को वापस से पूछूंगा आपसे, किस तरह से, क्या बायलॉज थे जिसकी वजह से इसकी सैंक्टिटी बनी हुई है? आप अगर मुझे पूरा बता पाएं कि क्या, किस तरह के रूल्स बनाएंगे, और क्या, जैसे आपने बहुत खूबसूरत बात बताई कि एलईडी साइन बोर्ड्स नहीं होंगे इस तरह से, और क्या क्या रूल्स है, ये सारा एक बार। सबसे पहले था कि सबसे पहले तो ये कि बेसिकली जो उनका हाइट रेस्ट्रिक्शन था वो आज भी मेंटेन्ड है जयपुर शहर में जी। ग्राउंड फ्लोर पे दुकान, उसके ऊपर 3 मंजिल, उसके ऊपर स्ट्रक्चर्स अलाउड नहीं है जी। कुछ एक दो इलीगल स्ट्रक्चर्स बने भी तो तोड़ दिए गए। दूसरी बात, जो सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट कंट्रोल था, अदर देन मेंटेनिंग द कलर ऑफ ऑल द बिल्डिंग फसाड, वाज द डिजाइन लैंग्वेज जी। आप ये नहीं कि कोई भी मॉडर्न एलिमेंट जयपुर की वॉल सिटी में आज भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। यू हैव टू फॉलो द सेम डिजाइन लैंग्वेज विथ जालीज, झरोकाज, छतरी, और जो भी राजपूताना स्टाइल जो आर्किटेक्चर के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको फॉलो करना इज मस्ट जी। तो और ये एलईडी वगैरह के बारे में आप जो बताते हैं सर, ये मेरे ख्याल से ये सब पॉलिटिकल विलिंगनेस से होता है, क्योंकि वहाँ के बाशिंदे भी वॉल सिटी की सेंटिटी को और सेरेनिटी को समझते थे, और सरकार ने भी उनका पूरा साथ दिया। तो इसी कारण मैं कहता हूँ ये कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी थी हम सबकी, जब हमारे पूर्वजों ने एक इतना अच्छा एक शहर बना के हमको दिया, किस तरह से हमने उसको सस्टेन किया। तो ये जयपुर शहर के बाशिंदे और डेफिनेटली वहाँ की पॉलिटिकल मशीनरी को जाता। सर, ट्रेड की क्या यात्रा रही है? ट्रेड 1827 से लेके आज तक किस तरह से ट्रेड इवॉल्व हुआ है वहाँ पे? किस तरह का ट्रेड था? क्या ज़्यादा? आई थिंक ये बहुत खूबसूरत सवाल है। मैं आपको बताना चाहूँगा, आज भी जितने प्राइम बिजनेसेस हैं वो जयपुर वॉल सिटी में ही है। अच्छा। हमारे एक शॉपिंग मॉल था उस समय का, हम उसको कटला कहते थे लैंग्वेज में। दैट वाज अ कटला। कटला मतलब अंदर बहुत सारी दुकानें होती थी। जितने होलसेलर्स हैं आज भी जयपुर शहर के पुरोहित जी के कटले में ही मिलेंगे आपको। ये तबका बना हुआ है? तबका बना हुआ है। उस समय की परिकल्पना थी विद्याधर भट्टाचार्य की, अंडर द मेंटरशिप ऑफ सवाई जयसिंह सेकंड, और वो आज भी मेंटेन्ड है। ये उस जमाने का मॉल है? उस जमाने का मॉल है, उस जमाने का, जिसको हम कटला कहते थे। जी। और आज भी वही सकड़ी गली, उस कटले की गली जो है 5-6 फीट गली है, लेकिन उसकी दुकानें 20 फीट का फ्रंट और 20 फीट की डेप्थ, वो आज भी मेंटेन्ड है। और वहाँ पे जितना क्वांटम ऑफ बिजनेस आज होता है वो वॉल सिटी के बाहर उतना डेवलप नहीं हो पाया। वाह। और किस तरह का बिजनेस सर जयपुर में तब बहुत होता था? किस तरह की का ट्रेड होता था, और अभी किस तरह का ट्रेड ज़्यादा? देखिए, जब एक सिटी ऑर्गेनिकली ग्रो करती है तो डेफिनेटली बहुत सारे मापदंड चेंज हो जाते हैं, लेकिन जो उस समय का वहाँ ट्रेड था बेसिकली वो बहुत बेसिक, एक जो कन्वीनियंट शॉपिंग एरियाज हुआ करते थे, आड़त का काम, ड्राई फ्रूट्स का काम, अच्छा, जेम्स एंड ज्वेलरी का काम। एक आपने सुना होगा मनिहारी वर्क होता है, चूड़ियों में जो लगता है मनिहारी वर्क होता है। उस गली में पूरे मनिहारी बैठते थे, जिस गली से मैं बिलोंग करता हूँ। उस गली को आज भी मनिहारों का रास्ता ही कहते हैं। अच्छा। और वहाँ पे आज भी आपको मनिहारी काम करते हुए दिख जाएंगे। वो उस पे लाख का काम करते हैं, वो लाख का काम करते हुए यू विल सी देम स्टिल वर्किंग। ये गली थी उस जमाने के जेम्स एंड ज्वेलरी की। एक गली हुआ करती थी खजाने वालों का रास्ता, बेसिकली वो थी जितनी मूर्तियां बनती थी उस जमाने में भी, जो मूर्तिकार थे जयपुर शहर के वो बहुत निपुण थे, दे वर वेरी परफेक्ट। तो जितनी भगवानों की मूर्तियां बनती थी, जितने भी मंदिरों में, साउथ के मंदिरों में चाहे और ईस्ट के मंदिरों में जो भी मंदिरों की मूर्तियां जाती थी वो जयपुर शहर से जाती थी। जयपुर मूर्तियों के लिए जाना जाता था। तो आज भी वो मूर्ति वालों की गली होती है, लेकिन उसको खजाने वालों का रास्ता बोलते हैं। फिर ऐसे ही एक मार्केट था कपड़े वालों का मार्केट, वो पूरा वहाँ कपड़े की दुकानें थी। और आज भी 1827 के बाद आज भी वो दुकानें मेंटेन्ड है वहाँ पे।
कुछ जगह होती थी जो ईटिंग जॉइंट्स हुआ करते थे, तो कुछ जगह जो मतलब जो खाने पीने की दुकानें थी वो आज भी यथास्थिति में वहाँ मेंटेन है, और उस परिवारों ने उस अपनी लीगेसी को कैरी करके चले हैं, और वो आज भी भली भांति उसी रूप में अपना ट्रेड एंड कॉमर्स फैला है। सर इतना सुना बचपन से कि जयपुर पिंक सिटी है, जोधपुर ब्लू सिटी है, क्या है सर पिंक सिटी होने का क्या मतलब है सर? जयपुर पिंक सिटी क्यों है सर, और पिंक ही क्यों है? जब वहाँ के राजा ने इसकी परिकल्पना की थी जयपुर शहर की, तो उन्हें पता था कि ये एक ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशन में है जो कि बिल्डिंग पे कोई भी डार्क कलर्स नहीं होने चाहिए। पिंक वॉज वेरी सूदिंग कलर, जो हमने पढ़ा है जी, विद्याधर भट्टाचार्य कहते हैं पिंक इज ऑलवेज अ कलर विच बेसिकली रिफ्लेक्ट्स द सन रेज। वाह, एक रीजन। जी, दूसरा रीजन वो चाहते थे कि क्योंकि लोकल स्टोन वहाँ का बंसी पहाड़पुर और ये जो हमारे यहाँ का ब्रज की तरफ से जो स्टोन आता है, रेड सैंडस्टोन जिसको कहते हैं, क्योंकि पूरा शहर को रेड सैंडस्टोन में बनाना पॉसिबल नहीं था, तो इट वाज वेरी क्लोज टू रेड सैंडस्टोन। जी, सेकंड रीजन। अच्छा, थर्ड रीजन, जब इनका ये पिंक सिटी की परिकल्पना बहुत इनहेंस हुई, उन्होंने इसको एक प्रोटोकॉल बना दिया। जब किंग एडवर्ड 7 1846 में जयपुर आए, जी, तो उनका वेलकम करने के लिए उन्होंने पूरे इस शहर को पिंक कलर कर दिया, और उसके बाद से ये एक परिपाटी बन गई कि ये पूरा शहर पिंक रहेगा। सो इट वाज अ जेस्चर टू वेलकम किंग एडवर्ड 7 टू द सिटी ऑफ जयपुर, एंड देन आफ्टर दैट इट वाज नेम्ड एज पिंक सिटी। पिंक सिटी होने की ये वजह है कि पहला तो एक आपका पिंक सनराइज को रिफ्लेक्ट करता है बहुत अच्छा, दूसरा जो आसपास का लोकल स्टोन था वो पिंक कलर को एग्जिबिट करता था, और तीसरा हमने वेलकम करने के लिए यूज़ किया। कमाल है सर। सर अब हम चलते हैं थोड़ा सा मॉडर्न जयपुर की तरफ। एक जो सवाल मैं आपसे, थोड़ा खाने की तरफ चलते हैं सर, कि इतना कमाल का शहर, क्लाइमेटिक कंडीशन इस शहर की अपने आप में यूनिक, खाना किस तरह इस शहर का इवॉल्व हुआ सर? देखिए, जयपुर की जो कुजीन है, जी, जो कलनरी एक्सपीरियंस है, आई थिंक दैट इज बियॉन्ड एनीवन्स इमेजिनेशंस। जी, जैसा कि मैंने बताया, आज भी अगर कोई कचौरी की दुकान पिछले 150-200 साल से थी, वो आज भी यथास्थिति पे मेंटेन्ड है। हमारे ईटिंग जॉइंट्स वर्ल्ड फेमस हैं। जी, हमारी कलनरी इतनी रिच है कि हर लोग बाग आता है तो वॉल्ड सिटी में जरूर आता है। लक्ष्मी मिष्ठान भंडार LMB आज भी यथास्थिति 100 साल पुरानी दुकान वहाँ पे है। अच्छा, रामचंद्र जी की कुल्फ़ी, जो कि एक अपने आप में एक बादाम की रबड़ी की कुल्फ़ी हुआ करती थी, वो आज भी कुल्फ़ी की दुकान 100 साल से वही मौजूद है। और टेस्ट ऐसा मेंटेन है? टेस्ट भी सेम है, क्योंकि वो उनके जो सेकंड थर्ड जनरेशन थी, उन्होंने अपनी लीगेसी को कैरी फॉरवर्ड किया है। डेफिनेटली वो टेस्ट भी मेंटेन है। प्लस हर तरह की जो एक टिपिकल ट्रेडिशनल कुजीन होती है, आई थिंक दैट इज़ देयर इन द वॉल्ड सिटी ऑफ जयपुर। जी, और वो जो भी बंदा जयपुर शहर विज़िट करता है, वो चाहे वो किसी भी ट्रैवल गाइड को या ट्रैवलॉग को स्टडी करे, तो उसको वो ईटिंग जॉइंट्स जो पिछले 100 साल 150 साल पुराने थे, 200 साल पुराने थे, वो आज भी जो उस किताब में हम सुना करते थे, वो आज भी वहाँ यथास्थिति में मेंटेन्ड है। सर जब मैं जयपुर गया पिछले साल, तो जितना भी हमारा हेरिटेज वाला पार्ट था मैंने सब देखा, और बहुत ही खूबसूरत है, कमाल का है सर। लेकिन मैंने कुछ ऐसे एरियाज़ भी देखे जो एट पार विथ वर्ल्ड हैं, बहुत ही खूबसूरती से बनाए जा रहे हैं। सर जयपुर किस तरह से अपने आप को तैयार कर रहा है कि मॉडर्न माइंडसेट जो है, जिस तरह के मॉडर्न लोग आने वाले, जिस तरह की दुनिया घूमे हुए लोग आने वाले, उनके रहने लायक जयपुर क्या बना रहा है? कुछ ऐसे स्पेसिफिक एरियाज़ जो नए डेवलप हो रहे हैं, इनके बारे में स्पेसिफिकली बात करते हैं, किस तरह डेवलप हो रहे हैं सर? देखिए, चूँकि हम जयपुर वॉल्ड सिटी के मास्टर प्लान से हम आर्किटेक्ट्स, सारे स्टेक होल्डर्स, सारे पॉलिसी मेकर्स बहुत इंस्पायर्ड थे, तो इट वाज क्वाइट ऑब्वियस हम कोई भी ब्लंडर नहीं कर सकते थे। जी, ठीक है, हमने चंडीगढ़ की जैसे जयपुर शहर को नहीं बसाया, जी, फ्रिंज एरियाज को, लेकिन हमने ब्लंडर्स कहीं भी नहीं किए। जी, लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, नॉट दैट आई एम बॉर्न एंड बॉटम इन जयपुर और आई बिलोंग्स टू जयपुर, बट जितने वॉल्ड सिटी के अलावा जो मास्टर प्लानिंग जयपुर की हुई है, जी, आई थिंक दैट इज वेरी कॉन्टेक्चुअल एंड वेरी हॉलिस्टिक। जी, और हमने बेसिकली इस मास्टर प्लानिंग को, जयपुर की जो सिटी प्लानिंग है, उसको भी हमने काफ़ी कुछ कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश की है। जी, एक
न्यू जयपुर के नाम से एक बीच में विद्याधर नगर का एक डेवलपमेंट हुआ था, जिसको जयपुर की लाइंस पे, वॉल सिटी की लाइंस पे ही बनाना चाहते थे, लेकिन वो अल्टीमेटली बिकॉज अर्बनाइजेशन इतना हो गया कि वो जो वॉल सिटी की सेंटिटी थी, हम उसको भली भांति कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाए। लेकिन जब भी कोई एक सिटी ग्रो करती है, ऑर्गेनिकली ग्रो करती है, तो उसका एक आर्किटेक्चर कंटिन्यूम होता है। जी, इसका मतलब क्या हुआ सर? आर्किटेक्चर कंटिन्यू करना चाहिए, अच्छा, फ्रॉम हेरिटेज टू मॉडर्न। जी, अगर मेरे को कोई जयपुर शहर में आता है, अगर मुझे हेरिटेज पार्ट ऑफ द सिटी दिखाना है, तो मेरे पास वो वॉल सिटी है जी। और अगर मुझे मॉडर्न स्काई स्केपर्स दिखाने हैं, मुझे ग्लास बिल्डिंग्स दिखानी है, वो भी आपको जयपुर में भली भांति मिलेगी। जी, हमारे डेवलपमेंट कंट्रोल्स बहुत फ्लेक्सिबल हैं। जयपुर इज़ वन ऑफ दोज सिटीज़ जहाँ पे FSI कंट्रोल कोई बैरियर नहीं है। यू पे द मनी, यू बाय FAR एंड यू गो अप टू द मैक्सिमम लिमिट ऑफ FAR। ये जयपुर शहर में अनलिमिटेड FAR है हमारे पास। एट द सेम टाइम चूँकि जब एक कोई सिटी ग्रो करती है, उसकी जियो लिमिट्स सरकार भी और पॉलिसी मेकर्स भी भली भांति भांप नहीं पाते हैं, क्योंकि कुछ समय बाद कुछ सैटेलाइट टाउन डेवलप होते हैं, तो एक शहर की दिन की पॉपुलेशन अलग होती है, रात की पॉपुलेशन अलग होती है। ये क्या हुआ सर, मुझे समझाइए एक बार। एक्चुअली जब भी कोई सिटी ग्रो करती है एज अ स्ट्रॉन्ग कमर्शियल और ट्रेड हब के रूप में, तो क्या होता है, जो आसपास की जो सिटीज होती है, छोटे छोटे टाउन्स होते हैं, उससे लोग बाग अपना व्यापार करने, अपना जॉब करने उन सिटी से माइग्रेट करके वहाँ दिन में आते हैं, सुबह आते हैं और शाम को वापस चले जाते हैं। तो इसलिए हमेशा ये पूछा जाता है कि जयपुर की दिन की पॉपुलेशन कितनी है, रात की पॉपुलेशन। अच्छा, जयपुर की दिन की पॉपुलेशन अलग कैलकुलेट होती है और रात की पॉपुलेशन? बिकॉज बहुत सारी छोटी छोटी सिटीज़ है, चोमू हुआ, चाकसू हुआ, दोसा हुआ, यहाँ से लोग बाग काम करने आते हैं, तो डेफिनेटली दिन की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। क्या है, कितना अंतर होगा सर लगभग? आई थिंक अराउंड 30% लोग बाग इन सब सैटेलाइट टाउन से काम करने के लिए जयपुर सिटी में आते होंगे। तो अगर मैं इसको सही समझ रहा हूँ सर, तो अगर 100 लोग जयपुर में दिन में हैं तो रात को 70 लोग ही हैं, ऐसा? एब्सोल्युटली। वाह, 30% लोग वापस चले जाते हैं जयपुर रात। लेकिन अब जैसे जैसे सिटी ग्रो करती जा रही है, लोग बाग रूरल एरिया से भी अर्बन एरियाज की तरफ माइग्रेट करते जा रहे हैं, तो ये एक बहुत ही वॉलेटाइल सा फिगर आ गया है इसके लिए, जिसको कि मेजर करना, भापना बहुत मुश्किल है कि किस तरह से, क्योंकि जयपुर की जियो लिमिट्स भी अब जयपुर की लिमिट्स 60 किलोमीटर के दायरे में हो गई है। जी जी जी। तो विच इज़ अगेन अ चैलेंज, क्योंकि हम हॉरिजेंटली एक्सपैंड कर रहे हैं अपने शहर को, और एक लिमिट के बाद में हमको हॉरिजेंटल एक्सपेंशन रोक के उसको वर्टिकल एक्सपेंशन की तरफ जाना पड़ेगा, जिसकी तरफ हम काफ़ी हद तक जा चुके हैं। जी सर, किसी भी शहर की एक बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरत होती है कि उस शहर में कम्यूट कैसे किया जा रहा है, एक कोने से दूसरे कोने तक जाने में लोग कहाँ पहुँचना चाहते हैं, इस शहर का ज़्यादातर ट्रैफिक किस तरफ आता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर बताऊँ कि सुबह लोग दिल्ली से गुड़गांव ज़्यादा आते हैं, शाम को गुड़गांव से दिल्ली ज़्यादा जाते हैं, तो इस एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि किस तरह से इस शहर में कहाँ ज़्यादा कम्यूट होता है और किस तरह से इसका कम्यूट जो है, ट्रैवल जो है, वो एक्सपीरियंस इवॉल्व हो रहा है वहाँ की जनता के लिए। देखिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ द एसेंस ऑफ एनी डेवलपमेंट ऑफ अ सिटी। जी। और आपको जान के ये आश्चर्य भी होगा कि हमारे शहर में मेट्रो 13 साल पहले आ चुकी थी। 13 साल पहले? 13 साल पहले फर्स्ट जो फेज था मेट्रो का, वो आ चुका था, और अब उसके बाद में 2 फेज और हो चुके हैं, अब तीसरे और चौथे फेज की तैयारी है। जी। तो ऑलमोस्ट वी विल हैव अ नेटवर्क ऑफ अराउंड 60 किलोमीटर्स ऑफ मेट्रो नेटवर्क। जी। तो मैं कहूँगा हमारा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जयपुर शहर का, बहुत रोबस्ट है। सिटी बसेस, वी डोंट हैव लोकल ट्रेन्स, बट मेट्रो है। सिटी बसेस और जो छोटी वैन्स होती हैं, वो जिस एरिया से मैक्सिमम ट्रैफिक होता है और जो जयपुर के मेन कोर एरियाज में आते हैं, वहाँ पे हमारे पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आई थिंक वी आर एट अ गुड पेस। अच्छा। और जिस तरह से मेट्रो हमारे शहर को आ गई थी, उस समय बड़ा इस पे बवाल भी मचा था कि जयपुर शहर को अभी मेट्रो की ज़रूरत नहीं है और मेट्रो समय से पहले आ गई, और ये बात सही भी थी कि कुछ 3, 4, 5 साल मेट्रो खाली चलती थी। लेकिन आज जैसे शहर की डेंसिटी बढ़ती जा रही है, सैटेलाइट टाउन से जयपुर की तरफ लोग बाग पलायन करते जा रहे हैं, तो अब उस मेट्रो की उपयोगिता सिद्ध हो गई है। तो दैट वेज आवर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज रोबस्ट. Only thing, we being a citizen of Jaipur, what we need is the civic senses
नीड्स टू बी वो तो सर अपग्रेड होगा धीरे-धीरे। मोर स्ट्रॉन्ग। तो समय के साथ आशा करते हैं वो भी अच्छा होगा। बिल्कुल सर। सर एक और सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो कि मुझे लगता है इसका थोड़ा डिटेल में जवाब मैं आपसे चाहूँगा। कोई व्यक्ति जो जयपुर के बाहर का है, जयपुर घूमने आ रहा है, क्योंकि आप वहाँ बड़े हुए हैं, आपने टूरिस्ट डेस्टिनेशंस भी देखी हैं, आपने ऐसी डेस्टिनेशन भी देखी होंगी जो ज़्यादा टूरिस्टी नहीं है, चाहे वो फोर्ट हो गए, नाहरगढ़ फोर्ट हो गया, आमेर फोर्ट हो गया, जो फोर्ट हो गए से लेके वो पैलेस हो गया, जितनी भी चीज़ें जो खाने की चीज़ें। मैं आपके साथ एक यात्रा पे जाना चाहूँगा कि एक व्यक्ति है, मान लीजिए नासिक से आया है और अब वो जयपुर घूमने आया है, तो वो जयपुर को थॉरो किस तरह घूमे इस यात्रा पे, खाने से लेके क्या देखे, क्या खरीदे से लेके इस पूरी यात्रा पे आपके साथ चलेंगे। और हर चीज़ के बारे में सर 2-2 3-3 लाइन एक्स्ट्रा बताइएगा कि क्या उसके बारे में खास है। आई थिंक आपके इस सवाल के माध्यम से मैं बहुत अच्छा ट्रैवल गाइड बन जाऊंगा। और सबसे पहले अगर आप कोई भी टूरिस्ट या कोई भी गेस्ट जयपुर आता है तो मैं क्या करता हूँ, तो मैं उस आई विल टेल यू फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। जी। सबसे पहले व्हेनेवर a tourist comes or a guest comes to Jaipur, I ensure that he stays in a heritage property. जी। सबसे पहला जी। कि वो उसका जो स्टे हो, शॉर्ट टर्म स्टे 2 दिन 3 दिन के लिए, वो एक हेरिटेज प्रॉपर्टी में रुके। ठीक। मैं उसको ले जाना चाहूँगा नारायण निवास, हाँ। मैं उसको ले जाना चाहूँगा बजट अलाउ करता है रामबाग पैलेस, जी। मैं उसको ले जाना चाहूँगा अल्सेसर हवेली, जी। मैं उसको ले जाना चाहूँगा आर्य निवास। ये सब वॉल्ड सिटी के अंदर, मैक्सिमम जगह वॉल्ड सिटी के ये अंदर कब की बनी होंगी सर? ये सब उस जमाने की बनी हुई है, एक्सेप्ट फॉर रामबाग। जी। रामबाग थोड़ा सा लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन था। जी। ये सारी सिटीज़ ये हवेलियाँ उस जो कन्वर्टेड है, अडप्टिव रीयूज हुआ है, जी। बनी हवेली के रूप में थी, लेकिन वो होटल में कन्वर्ट हुई। जी। आपको जान के आश्चर्य होगा, एक होटल है जयपुर में, राज पैलेस। जी। दे सेल 1 रूम फॉर 10 लाख रुपीज अ नाइट। 10 लाख रुपीज? 10 लाख रुपए उसका ARR एवरेज रूम रेंट है एक नाइट का। और बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर है उसका। वही मोटी दीवारें, वही जाली, वही झरोके, वही छतरी, वही कलर, वही आर्ट वर्क, वही मिरर वर्क, एंड यू गेट इन रोमांस विद द एंटायर आर्किटेक्चर। जी। तो सबसे पहले तो उसका स्टे एक हेरिटेज प्रॉपर्टी में होना चाहिए। जी। सेकंड, उसकी कलनरी एक्सपीरियंस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जी। जयपुर आए और वो दाल बाटी चूरमा ना खाए, हाँ। या लहसुन की चटनी नहीं खाए। यहाँ वहाँ पे एक राम प्रकाश सिनेमा है, स्टिल दे सेल दाल एंड रोटी एंड लहसुन की चटनी। और आप मानेंगे आज भी 40 साल से तो 50 साल से तो मैं देख रहा हूँ, आज भी उसके बाद लाइन लगती है और आधा पौन घंटे की वेटिंग के बाद में आपको एक दाल और रोटी और लहसुन की चटनी मिलती है। सो देयर आर मेनी प्लेसेस लाइक दिस इन जयपुर। तो उसको एक कलनरी एक्सपीरियंस होना चाहिए जयपुर का। जयपुर इज वेरी रिच इन कुजीन्स, कलनरी एक्सपीरियंस। सेकेंडली, थर्डली, उसको जो भी वहाँ के मॉन्यूमेंट्स हैं वो अच्छे से विजिट होनी चाहिए। सर एक एक करके मॉन्यूमेंट्स के बारे में थोड़ा खास में बताइए। सबसे पहले मैं बात करूँगा, सबसे पहले जयपुर का जो भी बंदा आता है वो जाता है सिटी पैलेस। जी। जो हमारा वहाँ का राजमहल है। जी। सिटी पैलेस का जब आर्किटेक्चर आप देखोगे, इट इज सो मोन्यूमेंटल, सो ब्यूटिफुल एंड वेरी वेरी क्लाइमेटिकली रिस्पॉन्सिव आर्किटेक्चर। देन सिटी पैलेस के जस्ट सामने है जंतर मंतर, आपने सबने सुना। जी 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 जी। जंतर मंतर वाज अ मॉन्यूमेंट। सन पाथ मूवमेंट से किस तरह से आप समय बता सकते हो, जी, किस तरह से आप अपने वाटर टेबल की कैलकुलेशंस कर सकते हो। जी। तो आई थिंक जंतर मंतर वाज अपने आप में एक साइंटिफिक म्यूजियम था उस जमाने का। दिल्ली में भी है एक। दिल्ली में भी है, लेकिन जो जयपुर का जंतर मंतर है दैट इज वेरी फेमस। जी। जंतर मंतर एक हुआ, उसके बाद हवा महल, हवा महल जो कि क्या है सर एक खास? 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से हुआ है। हर आदमी जयपुर शहर में आएगा तो ही विल लाइक टू गो फॉर हवा महल। जी। हवा महल में बहुत सारी छोटी छोटी विंडोज हैं। जी। और जब आप उन विंडोज के पास खड़े होते हो तो यू फील सो मच ऑफ कूल ब्रिज। जैसे कि इजिप्शियन आर्किटेक्चर में या आप गल्फ की तरफ जाओगे विंड टावर्स बनते थे, वैसे वो बेसिकली वो भी हमारा एक विंड टावर है। जी। बेसिकली अगर एक 45 डिग्री की, जैसे कि मैंने आपको बताया, छोटी छोटी विंडोज से प्रेशर चेंज होता है, तो बेसिकली वो इतनी ठंडी हवा आती है उससे, बिकॉज द प्रेशर चेंजेस एंड द टेम्परेचर ड्रॉप्स बाय 7 to 8 डिग्री। तो हवा महल एक
बहुत बड़ा सर monument हवा हुआ। महल उस जमाने में किस लिए use एक्चुअली होता हवा था? महल का मैं कहूँगा, हवा महल करीब जयपुर को स्थापित करने के 150 साल बाद बना था अच्छा बेसिकली। 1827 में जब सिटी पूरी प्लानिंग हो गई थी, हवा महल वाज वन ऑफ द स्ट्रक्चर व्हिच वाज क्रिएटेड लेटर एट अ लेटर स्टेज, जी। बट स्टिल इट वाज अ पार्ट ऑफ द ओल्ड सिटी। जी और हवा महल के बाद में अगर मैं जितने हमारे इम्पोर्टेंट जयपुर, आज भी अगर आप वॉल्ड सिटी को एकदम लॉक एंड की करना चाहते हो तो स्टिल यू कैन डू दैट। वॉल्ड सिटी में आज भी परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, क्योंकि उसके आज भी हर जो मेन रोड्स थी, आर्टरी रोड्स थी, उस पे गेट है, जो गेट आज भी बंद होते हैं। अच्छा। इन गेट की हाइट 30 फीट बाई चौड़ाई बाई 15 फीट बाई 30 फीट के गेट हैं, वो आज भी गेट बंद हो जाते हैं। जी जी तो बेसिकली एक गेट अपने आप में नायाब देखने की चीज़ है। जी। जितने चौपड़ हैं, चौपड़ मतलब जो दो रोड इंटरसेक्ट करती है, मैं अभी बात कर रहा हूँ वॉल्ड सिटी की, मैं मॉडर्न जयपुर की बात नहीं कर रहा हूँ। वॉल्ड सिटी के जितनी वो चौपड़्स हैं, वो चौपड़ का जो एरिया है जिसको हम खंदे कहते थे, जो कि पब्लिक स्पेसेस हुआ करते थे, वो आज भी इतने लाइव हैं। और जयपुर के जो एक जयपुर का जो करेक्टर है, जिस करेक्टर से जयपुर जाना जाता है, वो इट रिफ्लेक्ट्स वेरी वेल इन दो स्पेसेस। जी जी जी। तो ये 3-4 चीजें हैं जो कि अगर जयपुर में, और फोर्ट्स आर ऑन द आउटर साइड। आमेर फोर्ट है, सिंस आमेर वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ जयपुर। जी। तो जयपुर को देखने के लिए आज भी आमेर फोर्ट पे यू कैन, उस जमाने में तो हाथी के द्वारा जाया जाता था, आज भी आप वहाँ पे हाथी गांव बनाया हुआ है उससे दूर पे। अच्छा। आज भी आप हाथी के माध्यम से आप आमेर फोर्ट पे जा सकते हैं। लोग अभी भी दैट इज एक्सपीरियंस, हाथी से जाते हैं। हालांकि अब नाउ रोड भी बन गई है, उस रोड के पीछे भी कैन गो विद द रोड नेटवर्क ऑल्सो, बट आज भी आप सीढ़ियाँ चढ़ के और रैंप से हाथी के माध्यम से भी आप आमेर फोर्ट में जा सकते हो। हाँ। एक दूसरी जो चीज़ है, अल्बर्ट हॉल हमारा एक म्यूजियम था, जो कि जयपुर की स्थापना के वो भी 100-150 साल बना था, बट दैट इज़ अगेन एन अट्रैक्शन। एक जितने वो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है, जिसमें सारी चीज़ें आर्काइव कर रखी है उन्होंने। जितनी ड्राइंग्स हैं, हमारी पुरानी ड्राइंग्स हैं, हमारे पुराने पोशाकें हैं, पुराने वेपन्स हैं, उन सबको एज अ म्यूजियम में उसको तब्दील कर रखा है। एंड इट इज़ ऑल्सो अ फैंटास्टिक पीस ऑफ आर्किटेक्चर। ये तो बात होगी जयपुर के एक जयपुर का जो हेरिटेज लीगेसी है। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ मॉडर्निटी की, जी, मैं सर ये सवाल पूछना चाहूँगा कि हेरिटेज ने इतना कुछ दिया जयपुर को, लोगों ने इतना कुछ दिया, मॉडर्न लोगों ने जयपुर को क्या दिया? जैसे मुझे एक ध्यान आता है सर, मैं गया था वहाँ पे, तो क्रिस्टल मॉल है क्या, ऐसे ही कुछ मॉल है सर, काफ़ी अच्छा। मैं राजस्थान में था तो मेरे ख्याल से वो वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू मॉल्स में से एक था जब मैं छोटा था। तो ऐसे बहुत कमाल के मॉडर्न क्या वहाँ पे डेवलपमेंट? देखिए, मॉडर्न स्ट्रक्चर्स तो जैसे जैसे क्रिएटिविटी बढ़ती है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, मॉडर्न स्ट्रक्चर्स तो आते रहेंगे, लेकिन जयपुर शहर के बाशिंदे इस लीगेसी को कैसे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आपका सवाल ये है। जी जी जी। आज भी जब हमारे सकरात होती है, जिस दिन क्लाइट फ्लाइंग डे होता है, उस दिन पूरा शहर बंद होता है। पूरे शहर के लोग, 36 कौमों के लोग, ऑल कास्ट एंड क्रीड के लोग अपनी छतों पे जाते हैं, स्पीकर से म्यूजिक बजाते हैं और पतंग उड़ाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक। शाम के वक्त पूरे शहर में जितनी दिवाली पे आतिशबाजी नहीं होती है, उस दिन 14 जनवरी को आतिशबाजी होती है। पूरा शहर पतंगमय हो जाता है। सितौलिया और वो एक ट्रेडिशनल गेम्स होते थे जो मेवाड़ साइड खेला करते थे। अच्छा, मारवाड़ साइड नहीं खेलते थे। अच्छा। जयपुर में 14 जनवरी को पतंग खेल के उसको सेलिब्रेट करते हैं। जी। बाहर के लोग जो बाहर आउटर एरिया में रहते हैं, वो वॉल्ड सिटी के अंदर आके ही पतंगबाजी को एंजॉय करते हैं। वाह। एक फंक्शन ये। दूसरा, गंगौर की सवारी हमारी बड़ी फेमस है जी। तो सिटी पैलेस से निकलती है, बेसिकली जयपुर राजघराने की गंगौर की सवारी होती है। गंगौर एक तीज माता है जिनको हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो राजमहल से निकलती है और पूरे चौड़े रास्ते में गंगौर की सवारी होती है। आज भी जितना फुटफॉल फॉरेनर्स का होता है उस पे, और वो पूरा एक मेला की तरह लग जाता है। जो बरामदे के ऊपर, दुकानों के ऊपर जो टेरेसेस बनी हुई है, उस पे वो व्यूइंग गैलरी होती है, और वो गंगौर की पूरी सवारी गाजे बाजे के साथ, पूरे लवाजमे के साथ निकलती है। तो इन सब चीज़ों को जयपुर के जो लोग हैं बड़ी भरी बाती अपनी लिगेसी को, अपने कल्चर को एंजॉय करते हैं, और आज भी अपने कल्चर से वो बहुत दूर नहीं हटे हैं। मैं समझता हूँ
अब आउटर एरियाज में बहुत स्काई स्क्रेपर्स बन गए, मॉडर्न बिल्डिंग बन गई, ग्लास बिल्डिंग्स बन गई, हाई राइजेस हो गए, लेकिन उसके बाद भी जो एक जयपुर का करेक्टर है वो आज भी अगर आप वॉल सिटी में जाओगे तो वहाँ के लोगों के माध्यम से, वहाँ के ट्रेड करने के माध्यम से आपको आज भी दिखेगा। आज भी जो जयपुर की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री, उसका हेड ऑफिस जयपुर की वॉल सिटी में ही है। जितने शहर के जौहरी हैं उनकी गद्दियाँ, हम उनको गद्दियाँ कहते हैं, दे आर स्टिल इन द वॉल सिटी ऑफ जयपुर। वाह सर, बहुत अच्छा लगता है जब आप ये लोकल वर्ड्स यूज़ करते हैं, उसको गद्दी कहते हैं, बहुत कमाल की बात है सर। सर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इसको हालांकि आपके हर जवाब में उसका अंश है, उस जवाब का अंश है, लेकिन मैं इसको स्पेसिफिकली पूछना चाहता हूँ कि जयपुर शहर की फ़िलॉसफी क्या है? क्या है ये वो शहर मानसिक तौर पर? फ़िलॉसफी अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि किस तरह सोचता है, वो समझना चाहता हूँ। आई थिंक जब तक किसी चीज़ से आपको प्यार, मोहब्बत, रोमांस नहीं होता है, आपकी कोई फ़िलॉसफी काम नहीं करती है। जी। तो सबसे पहले तो जो यहाँ के शहर की एक फ़िलॉसफी है, दे आर वेरी अट्रैक्टेड, अटैच्ड टू द लोकल कल्चर। जी। आज भी हमारे यहाँ पे जो एक जयपुर का करेक्टर था आज से 100 साल पहले, जी। वो आज भी मौजूद है। जी। बिकॉज they have never disrespected their culture, they have not detached from their culture, and they are totally bound like a very strong bonding with the culture. तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि कल्चर एक कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। दूसरा टूरिज्म। जी। आई थिंक जयपुर इज अ पार्ट ऑफ गोल्डन ट्रायंगल। जी। जी। जो भी कोई अगर दिल्ली लैंड करता है तो ही कम्स टू आगरा एंड जयपुर। ठीक बात। तो एक टूरिस्ट सिटी है जी। तो उस टूरिस्ट सिटी से डेफिनेटली बहुत सारे इंटेंजिबल बेनिफिट्स होते हैं। जी। आपकी एक इकोनॉमी एक बहुत डिफरेंट तरीके से ग्रो करती है। जी। इंटेंजिबली बहुत आपको फ़ायदे मिलते हैं। थर्ड, यहाँ की इंडस्ट्री, यहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज़ वर्ल्ड फेमस। यहाँ की जेम्स एंड ज्वेलरी इज़ वर्ल्ड फेमस। यहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स लाइक ब्लू पॉटरी एंड ऑल, दे आर वर्ल्ड फेमस। एंड वी सप्लाई टू द एंटायर वर्ल्ड, चाहे टेक्सटाइल हुई, चाहे जेम्स एंड ज्वेलरी हुई, चाहे हैंडीक्राफ्ट्स हुई। तो इन सब में हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। और मेरे ख्याल से यहाँ के लोग बाग अपनी इस लीगेसी को अर्बन फैब्रिक में भी अपने आप को परिप्रेक्ष्य में आते हुए भी इन सब चीज़ों को भली भांति सस्टेन करते हुए चल रहे हैं, और इसीलिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिटी बन गई है। तीसरी, जो यहाँ पे अब जब न्यू जयपुर जो बन रहा है अलग अलग जगह पे, जयपुर इज नाउ लाइक अ सबर्ब्स। जैसे बॉम्बे में सबर्ब्स होते हैं, वैसे जयपुर भी सबर्ब बन गया। अगर कोई वैशाली नगर में कोई डेवलपमेंट है तो अपने आप में वो सेल्फ सफिशिएंट डेवलपमेंट हो गया। और ये किसी भी सिटी के साथ होता ही है। अगर रोम में जो उन्होंने अपने मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व करके रखा है, तो आउटर पार्ट ऑफ द रोम आज बहुत डिफरेंट फैब्रिक पे डेवलप्ड हो गया है। वी कांट स्टॉप इट। अर्बनाइजेशन का फंडा है, एक फंडामेंटल्स है। अर्बनाइजेशन जब भी होती है तो यू हैव टू कम ऑन द ग्लोबल सिनेरियो। तो आप कुछ मिस्टेक्स भी करते हो, आप क्लाइमेटिकली बिल्डिंग को हो सकता है रिस्पॉन्ड नहीं करो, आप उसको क्लाइमेटिकली आप ग्लास बिल्डिंग्स बनाओ, बट आई थिंक इट इज़ नीड द आवर एक किसी भी शहर को। लेकिन सबसे बेस्ट पार्ट ये है, मैं वापस उस पर थ्रस्ट दूंगा कि जो एक वॉल्ड सिटी का जो करेक्टर है वो जयपुर शहर में आज भी चेंज नहीं हुआ। कमाल सर, कमाल सर। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं कई बार जयपुर गया हूँ, मैं राजस्थान में बड़ा हुआ हूँ, मैंने जयपुर को देखा है, वहाँ रहा हूँ, वहाँ खाया है, लेकिन मैंने जयपुर को जब आपकी आंखों से देखा है तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने एक्चुअल जयपुर देखा है। मुझे जयपुर की हिस्ट्री के बारे में जो आपने बताया, मुझे जयपुर की आज की स्थिति के बारे में जो आपने बताया, जो उसकी सड़कों के बारे में बताया, जो लोकल लोगों का जुड़ा रहने के बारे में बताया, जो आपने फेस्टिवल्स के बारे में बताया, जो खाने के बारे में बताया, और खाने के बारे में आपने बहुत पैशन से भी बताया, जो आपने बताया सर, मैंने अब शायद जब मैं जयपुर जाऊँगा तो मेरा एक्सपीरियंस उस शहर का बहुत अलग होगा। मेरा ही नहीं सर, भारत के हर आदमी का जो ये पॉडकास्ट सुनेगा, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि 140-50 करोड़ के लोग जनता है हमारी, 140-50 करोड़ व्यूज़ इस पर आने भी चाहिए। सबका एक्सपीरियंस बहुत ही कमाल का होगा जयपुर इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद। इसकी छोटी छोटी जो रील्स कटेंगी, जो आप देखेंगे, वो भी आपको मज़ा दिला देंगी। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत
मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने जयपुर से अपने इतने बिजी स्केड्यूल से अपना समय निकाला और आप मुंबई आए और आपने मुंबई आकर हमें जयपुर के बारे में इस दुनिया को दिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच जेके सुपर पॉडकास्ट में आने के लिए। शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच राजन।